हेलो एंड वेलकम टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस सीरीज में मैं यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स के सारे पेपर्स को जो कि जीएस 1 होंगे उनको इस सीरीज में बताने जा रहा हूँ। तो इस सीरीज को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और यह सीरीज यदि आपको पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो ही इसके आगे की सीरीज को मैं स्टार्ट करूंगा। और आप सबसे मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि इस वीडियो की पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक हो सके और उनको इससे फायदा मिल सके। तो इस वीडियो में मैं 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स के जीएस 1 के पेपर को डिस्कस करूंगा। यह उसका पार्ट 1 होगा। आने वाले वीडियोज में इसके पार्ट 2, 3 ऐसे वीडियोज आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में कौन एक फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ऑप्शन सी लेबर ब्यूरो या ऑप्शन डी नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग एक पेपर और पेन को लेकर अपने साथ बैठ जाइए और जो भी प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, सुनिए और अपने कॉपी में उसके आंसर को नोट कीजिए। और जो भी लोग पेपर या पेन लेकर नहीं बैठे हैं वो आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं प्रश्न के जस्ट बाद ही उसका उत्तर बता दूंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो सकती है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से प्रश्न को पढ़ के उत्तर को दीजिएगा। तो चलिए, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी लेबर ब्यूरो। दूसरा प्रश्न है, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन सीसीओ की क्या भूमिका है? तो इस प्रश्न में कोड दिए गए हैं, कुछ कोड हैं, उसके आधार पर आंसर देने हैं। तो इसके कोड है, पहला सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। दूसरा, यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटर करता है। तीसरा, यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। या चौथा, यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। तो अब इन चारों में से आपको बताने हैं कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो उसमें है ऑप्शन ए पहला, दूसरा या तीसरा, ऑप्शन बी तीसरा या चौथा, ऑप्शन सी पहला या दूसरा, या ऑप्शन डी पहला, दूसरा और चौथा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पहला, दूसरा और तीसरा, यानी सीसीओ भारत के कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है। यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, इससे जनजाति लोगों की जमीनें गैर जनजाति लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि राज्य घोषित किया जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताने की इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इससे जनजाति लोगों की जमीनें गैर जनजाति लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। दूसरा है, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के नवप्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट? तो इनमें से कौन से कथन सही हैं ये हमें बताने हैं। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी नहीं 1 और नहीं 2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी neither 1 nor 2। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन बी केंद्रीय भूजल बोर्ड, या ऑप्शन सी केंद्रीय भूजल प्राधिकरण,
या ऑप्शन डी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी या केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। तो अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यानी यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसके कथन है यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। तो उपर्युक्त कथनों में से क्या क्या सही है इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 2। तो इनमें से बताने हैं कि कौन से ऑप्शन सही है। अब वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िए और आराम से उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 3, यानी यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। लेकिन इसके तर्क जो दिए गए हैं पहला और दूसरा वो गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड यानी पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ध्रुवीय जल राशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। ऑप्शन बी यह उत्तरी ध्रुव के समापन या उत्तरी ध्रुव के आसपास के देशों व ध्रुवीय क्षेत्र में अपने क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। ऑप्शन सी यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। या ऑप्शन डी यह आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यह ध्रुवीय जल राशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। अब अगला प्रश्न है त्वरित वित्तीय प्रपत्र रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा यानी रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों को संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यह कथन है पहला अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। तीसरा अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बीच में वर्तमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। तो इन तीनों में से कौन से ऑप्शन सही होंगे उसके लिए आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन 2 केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 3। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और वो कथन है यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। दूसरा है यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। और तीसरा है यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में बाजार दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। तो इन तीनों कथनों में से क्या सही हो सकता है आपको बताना है। और आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन 2 केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी यानी 2 और 3। अगला प्रश्न है G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये कथन है यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। यह अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। तो इनमें से कौन से कथन सही है उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2 या ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों या ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बोथ 1 और 2 यानी ऊपर दिए गए दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के क्या लाभ हैं। और इसके कथन है पहला
सरकार IIP यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के रूप में अपने ऋण ग्रांट पर कूपन दरों को कम कर सकती है। दूसरा, IIPs निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। IIPs पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते हैं। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 और 2, यानी उपर्युक्त कथन में से केवल 1 और 2 कथन ही सही है और ऑप्शन तीसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई-कॉमर्स फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? और वो कथन है, अपने प्लेटफार्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। और दूसरा है, वे अपने प्लेटफार्मों पर किसी अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं। यह सीमित है। इन दोनों में से बताना है कि कौन से ऑप्शन सही होंगे और उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल 2, यानी वे अपने प्लेटफार्मों पर किसी अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं। यह सीमित है। और उसका कथन 1 जो कि है अपने प्लेटफार्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र यानी रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? और उसके कथन है, किसानों का अपनी फसलें काटना, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, तीसरा किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना, चौथा किसी कारपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य में बांड जारी करना। और इसके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं कोड के रूप में और उसमें से बताना है कि कौन कौन से ये कथन जो मैंने अभी बताए हैं वो सही है। तो इसका ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2, यानी कि केवल 2 कार्यकलाप ही अर्थव्यवस्था के रियल सेक्टर के निर्माण करते हैं और वो हैं किसानों का अपनी फसलें काटना और कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना। केवल यही 2 रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बट नॉट द लीस्ट, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? और वो कथन दिए गए हैं। पहला, नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। दूसरा, ऋण वित्तीय को पूंजीगत व्यय माना जाता है जबकि इक्विटी वित्तीय को राजस्व व्यय माना जाता है। इनमें से बताना है कि कौन से कथन सही होंगे और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 1, नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर अवश्य करें। और मेरा प्रयास होगा कि 1990 से लेकर 2022 तक के पूरे यूपीएससी प्रीलिम्स के GS1 के सारे प्रश्नों को पार्ट बाय पार्ट प्रश्नों का हल मैं वीडियो के द्वारा बता सकूं। तो यदि आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे हमें भी हौसला मिलेगा कि मैं आगे इस सीरीज को जारी रख सकूं। और अंत में आप सबसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।